क्या गवर्नमेंट किसी को भी बिजनेस करने नहीं दे रही थी? बाहर से अगर किसी को आके यहां बिजनेस करना है तो अलाउड नहीं था। ज्यादा करके सारे बिजनेस गवर्नमेंट अपने हाथ में रख रही थी। जी हां, हमारे देश का यही हाल था। 1990 से पहले गवर्नमेंट ने ना ही किसी को बिजनेस करने दिया, अगर करने दिया तो ढेर सारे लाइसेंसेस लगा दिए, ढेर सारी पॉलिसी लगा ली। अगर किसी को इंपोर्ट करना हो या एक्सपोर्ट करना हो तो बहुत सारे रेस्ट्रिक्शंस लगा लिए। तो ऐसा तो क्या हुआ कि ये सारी चीजें कम हो गई हमारे देश में से और हमारा देश फूलने और फलने लगा। तो 1990 के अंदर एक पगड़ी वाले बाबा जो कि है डॉक्टर मनमोहन सिंह, हमारे देन फॉर्मर हमारे फाइनेंस मिनिस्टर एंड नाउ नॉट नाउ बट यस आवर प्राइम मिनिस्टर फॉर 2 टाइम्स, उन्होंने न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी निकाली 1991 के अंदर, जिसकी वजह से हमारा देश टोटली डेवलप होने लगा। तो ऐसा न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी के बारे में जानने के लिए पूरा वीडियो देखें और अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं सब लोग ठीक रहेंगे। जी हां, मैं हूं प्रोफेसर जयदर जी। आज वापस आ गया हूं इकोनॉमिक्स का, आईईडी का नेक्स्ट चैप्टर लेके। लेकिन उसके पहले अबाउट द फैकल्टी, यस मेरे बारे में आप ऑलरेडी जानते हैं। मोर देन 10 years ऑफ एक्सपीरियंस, अवार्ड मिल चुका है, 10,000 से ज्यादा बच्चों को आज तक पढ़ा चुका हूं। आते हैं हम लोग यूएसपी ऑफ एड्यूवेदा, क्या है? कैंप मेथड। ठीक है, हम लोग रोज सुनते रहते भाई, क्योंकि हमें भूलना नहीं है, ये मेथड फॉलो करना ही करना है। कैंप मेथड, क्यूरियोसिटी क्रिएट करो, एकेडमिक नॉलेज साथ में मिलेगा, मेमोराइजिंग टेक्निक कैसे याद रखना है, एंड प्रेजेंटेशन। देखो सब कर लिया, बट एग्जाम में प्रेजेंट कैसे करना है, अगर वो नहीं आएगा तो फिर सब कुछ वेस्ट हो जाएगा। तो यस, कैंप मेथड हम लोग यहां पे जरूर फॉलो करने वाले हैं। ठीक है, यस। तो माय डियर स्टूडेंट्स, आगे बढ़ते हैं, शुरू करते हैं हम लोग एलपीजी। क्या एलपीजी? सर आप क्या गैस की बात कर रहे हो? लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस की बात बोल रहे हो? नहीं, मैं बात कर रहा हूं हमारे देश के सबसे बड़े इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के बारे में। किसके बारे में? इकोनॉमिक रिफॉर्म्स। रिफॉर्म मतलब एक सडन बहुत बड़ा चेंज जो आया था ना, उसको हम लोग इकोनॉमिक रिफॉर्म बोल रहे। इकोनॉमी के अंदर जो स्टेग्नेशन आया हुआ था, वो स्टेग्नेशन को हटाने के लिए, ग्रोथ को बढ़ाने के लिए जो एक रिफॉर्म आया था, मैं उसकी बात कर रहा हूं। ठीक है, पगड़ी वाले बाबा। कौन? पगड़ी वाले बाबा डॉक्टर मनमोहन सिंह। कौन थे? डॉक्टर मनमोहन सिंह, जिन्होंने हमारे लिए इकोनॉमिक रिफॉर्म लेके आया। वो थे हमारे तभी के फाइनेंस मिनिस्टर। कौन थे? फाइनेंस मिनिस्टर। 1991 के अंदर ये जो इकोनॉमिक रिफॉर्म था वो मनमोहन सिंह जी लेके आए थे। ठीक है, डॉक्टर मनमोहन सिंह। यस, ठीक है। तो मैं बात करता हूं वापस उन दिनों की, जब हमारा देश बहुत खुशहाल हुआ करता था। ठीक है, ये मैं बात कर रहा हूं बिफोर ब्रिटिशर्स केम इन इंडिया। ठीक है, सोने की चिड़िया, मैं हमेशा बोलते रहता हूं यार, बार बार एक ही चीज। ठीक है, सोने की चिड़िया कहा जाने वाला था हमारा देश हमेशा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हैंडीक्राफ्ट्स, एग्रीकल्चर, यहाँ वो गाना है ना, मेरे देश की मिट्टी सोना उगले, तो क्यों यहाँ पे फर्टिलिटी इतनी अच्छी थी कि भाई मेरे देश की मिट्टी सच में सोना उगलती थी। ठीक है, तो क्या हुआ? ब्रिटिशर्स आए और हमारे ऊपर 200 साल तक राज किया, सब कुछ लूट लूट के चले गए। एवरीथिंग, जो कुछ भी था सब लूट लिया उन लोगों ने, हमारे पास कुछ भी रहा नहीं। अब उनके जाने के बाद क्या था? तो अपनी कंट्री में एग्रीकल्चर में प्रोडक्टिविटी कम, इंडस्ट्रियलाइजेशन वो लोग ने हुआ ही नहीं था, कभी होने ही नहीं दिया था, एंड सर्विस सेक्टर तो अपने पास अब तक हम पहुंचे ही नहीं थे। तो ना ही एग्रीकल्चर में अच्छा कुछ चल रहा था, ना ही इंडस्ट्री में कुछ अच्छा चल रहा था, ना ही सर्विस सेक्टर में कुछ चल रहा था। अब तीनों में अपन डाउन हो गए थे। इकोनॉमी को बढ़ाने के लिए
गवर्नमेंट कुछ ना कुछ किए जा रहा था, प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया लेके आया, ठीक है। उसके बाद गवर्नमेंट ने और भी बहुत सारी चीजें, लेकिन अभी बाहर से किसी को हमारे देश में बिजनेस करने आने देने को दिया नहीं। मतलब कोई बाहर से आके हमारे साथ बिजनेस नहीं करेगा। भाई डरे हुए थे हम लोग, क्या था, डरे हुए थे हम लोग, किसी को बाहर से आने देना नहीं है। बाहर से तो नहीं आने दिया, लेकिन देश के अंदर भी जो बड़े बड़े उद्योगपति थे उनको भी हमारे साथ यहां पे बिजनेस में एक्सपेंशन करने दिया नहीं। मेजॉरिटी ऑफ द थिंग्स गवर्नमेंट ने अपने पास ही रखी, प्राइवेट सेक्टर को वो बिजनेस के अंदर एंटर भी नहीं होने दिया। उसके बाद गवर्नमेंट क्या कर रही है कि भाई अगर कोई प्राइवेट सेक्टर वाला बिजनेस कर भी रहा है, उद्योगपति, तो उसके ऊपर इतने सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस, इतनी सारी चीजें टू बी फॉलो डाल दी कि वो बेचारा इंसान अपने बिजनेस पे ठीक से ध्यान ही ना दे पाए। तो बोले तो ऑल इन ऑल अगर एक बात करें तो इंडिया के अंदर ईज ऑफ डूइंग बिजनेस नाम की चीज नहीं थी। प्राइवेट सेक्टर को जल्दी बिजनेस करना अलाउड नहीं था, परमिशन नहीं थी, एंड बाहर से भी कोई आके यहां पे बिजनेस कर सकता नहीं था। अब हमने देखा बाकी सारी कंट्रीज तो बहुत अच्छे से डेवलप हो रही है, उनका ग्रोथ एंड डेवलपमेंट अच्छे से हो रहा है, क्योंकि वो लोग एक दूसरे के साथ टेक्नोलॉजी का शेयरिंग कर रहे हैं, रिसोर्सेस का शेयरिंग कर रहे हैं, और गुड्स एंड सर्विसेज का भी शेयरिंग कर रहे हैं। तो उनका एक दूसरे के साथ तो बहुत बढ़िया जा रहा था, तो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट उनका ज्यादा फास्ट होने लगा। हमारी कंट्री अकेले अकेले कर रही थी, तो स्लोली स्लोली जा रही थी। 1980s में हमने रियलाइज किया भाई इस तरीके से अगर हम लोग बिजनेस करेंगे तो प्राइवेट सेक्टर वाले तो बिजनेस में सरवाइव नहीं कर पाएंगे, तो हमको उनको थोड़ी बहुत छूट देनी पड़ेगी, थोड़ा आजाद देना पड़ेगा, थोड़ा उनके साथ लिबरल होना पड़ेगा। तो जो भी लाइसेंसेस रिक्वायर्ड थे, जो भी हमारे रिक्वायरमेंट्स से प्रोसीजर्स थे, ठीक है, बहुत स्ट्रिंजेंट थे। तो गवर्नमेंट ने क्या कर दिया, वो धीरे धीरे करके 1980s में पहले कम कर दिया, लिबरलाइजेशन लेके आए थोड़ा बहुत लेवल पे, लेकिन उसका भी जैसे चाहिए था वैसा कुछ इंपैक्ट आ रहा नहीं था, क्योंकि गवर्नमेंट बाहर से किसी को आने नहीं दे रहा था। इंपोर्ट एक्सपोर्ट पे बहुत सारे रेस्ट्रिक्शंस थे, ठीक है, और प्राइवेट सेक्टर भी इतना ज्यादा इन्वॉल्व नया बिजनेस में हो सकता नहीं था, क्योंकि गवर्नमेंट मोस्ट ऑफ द बिजनेस अपने हाथ में रख रहा था। गवर्नमेंट क्या कर रहा था, मोस्ट ऑफ द बिजनेस अपने हाथ में रख रहा था। अब हम क्या करेंगे यार, अब हम देख रहे कि वो पाकिस्तान चिल्लर, ठीक है, चिंटू सा कल बना हुआ अपने से आगे बढ़ रहा है, चाइना आगे बढ़ रहा है, बांग्लादेश आगे बढ़ रहा है, और हमारा ग्रोथ एंड डेवलपमेंट हो रहा नहीं है। तो हमको थोड़ा एक अलार्म हुआ। 1991 में मनमोहन सिंह जी, डॉक्टर मनमोहन सिंह, ही वॉज आवर फाइनेंस मिनिस्टर, उन्होंने एक पॉलिसी इंट्रोड्यूस की जिसको हम कहते हैं न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी 1991। क्या है 1991? सुनहरे शब्दों में लिख दो दोस्तों, सुनहरे शब्दों में लिख दो 1991 न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी। लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, क्या लिखा है? लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। ये जो तीन चीजें थी ये लेके आ गए हमारे देश में, ये तीन बड़े रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस हो गए। तो लिबरलाइजेशन तो हम लोग ने पहले भी इंप्लीमेंट किया था, लेकिन उसका कुछ फायदा हो रहा नहीं था। इसके लिए हम लोग ने क्या किया, पूरे इकोनॉमी में रिफॉर्म लाने के लिए फिर से नई पॉलिसीज लेके आए, LPG। कौन सी पॉलिसी लेके आए? LPG, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। Yes, the economy of India had undergone significant policy shift in the beginning of 1990. बहुत बड़े बड़े चेंजेस आए थे। This new model of the economic reform is commonly known as LPG। बोले तो लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। ओके एवरीवन, LPG मॉडल बोला जाता है। अब ये LPG मॉडल अपने को इंप्लीमेंट करने की जरूरत क्या थी? तो मैंने तुम लोग को बोला अपना इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट बहुत स्लो हो रहा था, उसके वजह से स्टेग्नेशन आ गया था इकोनॉमी में। हमारी इकोनॉमी का ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ठीक से हो पा रहा
नहीं था, हमारी इकोनॉमी में ठीक से ग्रोथ एंड डेवलपमेंट नहीं हो रहा था, इसके लिए हम लोग ने स्टेग्नेशन आ गया था। तो देखो, लार्ज एंड ग्रोइंग फिस्कल इंबैलेंस। फिस्कल इंबैलेंस क्या होता है? जब गवर्नमेंट खर्चा कर रही है, गवर्नमेंट क्या करती है? रेवेन्यू जनरेट करती है, पैसे लेती है टैक्स और नॉन टैक्स रेवेन्यू के थ्रू, और वो पैसे लोगों की वेलफेयर के लिए इस्तेमाल करती है। गवर्नमेंट क्या करती है? वो पैसे लोगों की बेनिफिट के लिए इस्तेमाल कर रही है गवर्नमेंट। तो जो पैसे आ रहे हैं और जो पैसे इस्तेमाल हो रहे हैं, ठीक है, तो बहुत बार क्या होता है, इकोनॉमी के हिसाब से, रिक्वायरमेंट के हिसाब से कभी गवर्नमेंट ज्यादा टैक्स कलेक्ट कर रहे हैं और खर्चा कम करता है, बट कभी कभी ऐसा भी होता है कि भाई पैसा कम कलेक्ट कर रहा है लेकिन सामने खर्चा ज्यादा कर रही है गवर्नमेंट, तो इसको डेफिसिट बोलते हैं। क्योंकि इकोनॉमी में बहुत ज्यादा डाउनफॉल चल रहा है, इकोनॉमी में जॉब्स नहीं है, इकोनॉमी में इन्वेस्टमेंट नहीं है, डिमांड नहीं है, तो इकोनॉमी को ऊपर लाने के लिए गवर्नमेंट को बहुत सारा खर्चा करते जाना पड़ रहा है, बहुत सारा खर्चा करते जाना पड़ रहा है। तो गवर्नमेंट क्या करती है कि भाई वहां पे एक काम करो, अपने पॉकेट में से पैसे दे रही है, तो उसको डेफिसिट बैलेंसिंग बोलते हैं। प्राइमरी जो गवर्नमेंट का रिसोर्सेस है एंड गवर्नमेंट के जो एक्सपेंडिचर है, उसमें गवर्नमेंट रेवेन्यू कम जनरेट कर रहा है, एक्सपेंडिचर ज्यादा कर रहा है। रेवेन्यू कम जनरेट कर रहा है और एक्सपेंडिचर ज्यादा, तो ये होता है डेफिसिट फाइनेंसिंग। ठीक है, फिस्कल हमारा जो डेफिसिट था वो बढ़ते जा रहा था, इम्बैलेंस बढ़ते जा रहा था। ठीक है, हर साल गवर्नमेंट टैक्स और अदर सोर्सेज से रेवेन्यू कम जनरेट कर रही है और खर्चा ज्यादा किए जा रही है। फिर ग्रोइंग इनएफिशिएंसी इन द यूज ऑफ रिसोर्सेज। रिसोर्सेज का जो यूज था वो इनएफिशिएंट होते जा रहा था, मतलब हम उसमें से मैक्सिमम प्रोडक्टिविटी, मैक्सिमम आउटपुट ला पा रहे नहीं थे। फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व बचे ही नहीं थे। एक टाइम ऐसा आ गया था कि भाई अगले एक हफ्ते तक के इंपोर्ट के पैसे सिर्फ थे अपने पास, उसके बाद हम लोग इंपोर्ट कहां से करेंगे, अगर इंपोर्ट करेंगे तो कितना पैसा हमको खर्चा कहां से लाएंगे, उसके लिए पैसे पेमेंट करने के लिए हमको पता नहीं था। लो एनुअल ग्रोथ रेट ऑफ इंडियन इकोनॉमी स्टैग्नेटेड अराउंड 3.5% फ्रॉम 1950 1950 से लेकर 1980 तक हमारे इकोनॉमी का ग्रोथ रेट अराउंड 3.5%, 3.5%। दैट ग्रोथ रेट इज नथिंग। इन्फ्लेशन 10%, 12% तक भी पहुंच चुका है, लेकिन उसके सामने हमारी इकोनॉमी का ग्रोथ रेट वाज जस्ट 3.5%। ठीक है, पर कैपिटा इनकम कितना बढ़ रहा था? सिर्फ 1.3%। एज गुड एज नो, एज गुड एज नो। तो फिर अभी हमको कुछ तो करना पड़ेगा, तो कुछ करने के चक्कर में हमने कुछ तो किया। तो हमारे पगड़ी वाले बाबा डॉक्टर मनमोहन सिंह जी, ठीक है, बहुत आदर के साथ उनको बुलाता हूं, एक याद रहे तुमको, इसके लिए मैं उनको पगड़ी वाले बाबा कहता हूं, वरना डॉक्टर मनमोहन सिंह जी हमारे जबरदस्त फाइनेंस मिनिस्टर रह चुके हैं, 2 बार के लिए प्राइम मिनिस्टर भी रह चुके हैं। वी नेवर हैड अ ब्रेन लाइक हिम इन द होल डेमोक्रेसी सिस्टम टिल डे, आई कैन से दैट। ठीक है, उनके जैसा दिमाग नहीं था। ऑथोरिटी होती ना तो आज हमारा देश कहीं और होता। चलो कोई बात नहीं। लिबरलाइजेशन रेफर्स टू रिलैक्सेशन ऑफ गवर्नमेंट रेस्ट्रिक्शंस। लिबरलाइजेशन में क्या किया? जो हमारे गवर्नमेंट ने बहुत सारे रेस्ट्रिक्शंस लगा के रखे थे कि भाई आप ये पहले प्रोसीजर फॉलो करो, ये सारे लाइसेंसेस लो, ये सारे डॉक्यूमेंट्स लेके आओ, तब जाके आप बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो। मतलब एक एक्सपीरियंस बंदा भी रहेगा ना, तो 6 महीना 1 साल तक तो सिर्फ प्रोसीजर फॉलो करता रहेगा, बिजनेस ही नहीं कर पाएगा। और कोई बेचारा नया नवेला आ गया ना बिजनेस करने के लिए, तो उसके तो 1-2 साल निकल जाएंगे, लेकिन वो बिजनेस स्टार्ट कर पाएगा नहीं। ऐसी तो हमारी इकोनॉमी की हालत थी। इतने ज्यादा स्ट्रिंजेंट रूल्स एंड रेगुलेशंस थे, जिसके वजह से हमारी इकोनॉमी में ग्रोथ नहीं हो पा रहा था। ठीक है, जो हमारा जीडीपी बढ़ना चाहिए तो नहीं बढ़ पा रहा था। एफिशिएंसी हमको जितनी चाहिए थी नहीं आ रही थी, प्रोडक्टिविटी हमें जितनी चाहिए थी उतनी नहीं आ रही थी। तो क्या करेंगे? तो लिबरलाइजेशन लेके आए। क्या लेके आए? लिबरलाइजेशन, जिसके थ्रू हमने हमारे जो स्ट्रिंजेंट रूल्स एंड रेगुलेशंस थे उसको थोड़े रिलैक्स कर दिए। क्या किया? थोड़ा रिलैक्स कर दिया। ठीक है, when government liberalized the trade
इट मीन्स इट हैज रिमूव द टैरिफ, जो अननेसेसरी चार्जेस थे हमको वो हटा दिए, सब्सिडीज एंड अदर रेस्ट्रिक्शंस जो थे वो सब कम कर दिए। तो उससे क्या होगा, जो हमारा फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज था बिटवीन द कंट्रीज वो थोड़ा आसान हो जाएगा। तो हम लोग देखो, मैं एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूं। बिफोर लिबरलाइजेशन अगर मुझे कोई गुड्स लाने होते ना तो 100 रुपए के गुड्स पे 400 रुपए मेरे को टैरिफ पे करना पड़ रहा था। आज के तारीख में वही गुड्स लाना है तो 100 रुपए की गुड्स पे 50 रुपए टैरिफ पे कर रहा हूं। तो पहले वो गुड्स मेरे को 500 रुपए का मिलता था, आज वही गुड्स मुझे 150 रुपीज का मिल रहा है। तो लिबरलाइजेशन आने से क्या हो गया, ये फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज जो है वो थोड़ा फ्री हो गया ना, अच्छे से हम लोग इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर पाएंगे। तो दैट इज कॉल्ड एज लिबरलाइजेशन। क्या कहते हैं उसको हम लोग, लिबरलाइजेशन। ओके, द फ्रूट्स ऑफ लिबरलाइजेशन हैव रीच्ड देयर पीक। देखो 1991 में स्टार्ट तो हो गया लिबरलाइजेशन, लेकिन उसका फायदा थोड़ा 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 मिलते मिलते 2007 में हमको सबसे ज्यादा बेनिफिट मिला है लिबरलाइजेशन का। व्हेन इंडिया रिकॉर्डेड, भाई जीडीपी अपना बढ़ गया उस साल, कितना बढ़ा, 9%। कितना बढ़ा, एट द रेट ऑफ 9%। विद दिस इंडिया बिकेम द सेकेंड फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमी इन द वर्ल्ड, नेक्स्ट ओनली टू चाइना। मतलब चाइना के बाद अपन सेकेंड नंबर पे थे, जो बढ़ने वाली इकोनॉमी में सबसे फास्टेस्ट ग्रो हो रहे थे। द ग्रोथ रेट हैज स्लोड डाउन सिग्निफिकेंटली इन द फर्स्ट हाफ ऑफ 2012 में थोड़ा थोड़ा स्लो हुआ था, वो तो सीधी बातें होने ही वाला था। OECD का रिपोर्ट स्टेट्स दैट द एवरेज ग्रोथ रेट इज 7.5%, will double in a decade and more reforms would speed up the pace। ठीक है, अगर ज्यादा रिफॉर्म लाए और अच्छे रिफॉर्म आए तो उससे हमारा डबल से भी ज्यादा स्पीड से हम लोग की इकोनॉमी ग्रो हो सकती है। तो अभी मोदी जी ने क्या कहा, आज हम लोग थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बन चुके हैं, जल्द ही हम लोग क्या होने वाले, फर्स्ट नंबर 1 पे भी आ जाने वाले। फास्टेस्ट ग्रोइंग में तो अपन नंबर 1 पे है ही। ठीक है, अब आता है प्राइवेटाइजेशन। ए दोस्तों, मैंने तुम लोग को क्या बोला कि जब अपन आजाद हुए, क्या हुए, आजाद, तो अपन है ना डरे हुए थे, क्योंकि इंडिया में ब्रिटिशर्स लोग कहां से आए, तो वो लोग आए सूरत से। क्यों आए, तो ईस्ट इंडिया कंपनी नाम की एक ऑर्गेनाइजेशन लेके आए, जहां पे उनको बिजनेस के थ्रू वो लोग एंटर हुए, और फिर हमको पता है वो बैटल ऑफ प्लासी करके उन्होंने किया, और उसके थ्रू फिर वो लोग जीत गए, और फिर धीरे धीरे पूरे कंट्री पे कब्जा कर लिया उन लोग ने, है ना। तो अब हम लोग ने क्या किया, भाई एक काम करो, आप बाहर वाले तो मत आओ, हमको जरूरत नहीं है, लेकिन हमारे देश वाले जो लोग हैं ना, बड़े बड़े उद्योगपति, वो लोग हम पे राज करने लग गए, तो हमको उसकी भी जरूरत नहीं है, हमको उसकी भी जरूरत नहीं है, हम लोग को ना किसी की जरूरत ही नहीं है। एक काम करते, गवर्नमेंट है ना बेचारा वेलफेयर ऑफ द पीपल के लिए, ठीक है, जो हम लोग ने गवर्नमेंट बनाई है डेमोक्रेसी, वो लोगों को वेलफेयर प्रोवाइड करने के लिए काम कर रहा है। ठीक है, हम लोग उनके थ्रू ही काम करते हैं, हमको बाहर वाले किसी के आने की जरूरत नहीं है, या अंदर के किसी को भी बड़ा बिजनेस करने की जरूरत नहीं है। तो अपन ने सब बिजनेस, मेजर ऑफ द बिजनेस, ठीक है, किसके लिए रखे, पब्लिक सेक्टर के लिए। उसके अंदर प्राइवेट सेक्टर को इन्वॉल्व होने दिया नहीं, उसके अंदर प्राइवेट सेक्टर को हमने इन्वॉल्व होने दिया नहीं। तो अभी क्या हो गया, देखो प्राइवेटाइजेशन का पब्लिक सेक्टर का मोनोपोली हो गया सबसे पहली बात। अब मोनोपोली होगा, ठीक है, जॉब सिक्योरिटी होगा, एक्स्ट्रा बेनिफिट्स मिलेंगे, तो एम्प्लॉय तो निकम्मा होने ही वाला है। तो गवर्नमेंट सेक्टर, पब्लिक सेक्टर के जो एम्प्लॉय थे वो निकम्मे हो गए, मतलब काम करना बंद हो गए। उसका वन ऑफ द रीजन था मोनोपोली। क्या था वन ऑफ द रीजन कि मोनोपोली, बैंक्स तो सिर्फ पब्लिक सेक्टर, इंश्योरेंस तो सिर्फ पब्लिक सेक्टर, ठीक है, लाइसेंस वगैरह तो सिर्फ पब्लिक सेक्टर, उसके अलावा और कोई था नहीं। तो एटीट्यूड चेंज हो गया था पब्लिक सेक्टर के एम्प्लॉइज का, तो एफिशिएंसी नहीं आ रहा था, प्रोडक्टिविटी नहीं आ रहा था, बहुत सारे लॉसेस हो रहे थे। अब गवर्नमेंट को लगा भाई कुछ तो करना पड़ेगा, ऐसे तो नहीं चलेगा, ऐसे हमारा ग्रोथ डेवलप नहीं हो पाएगा। तो हम लोग ने अभी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट करने के लिए क्या किया, एक काम करो, प्राइवेट सेक्टर को भी बिजनेस में आने दो, क्योंकि वो लोग प्रॉफिट के लिए काम करते हैं। जब प्रॉफिट के लिए काम करते हैं तो वो लोग सर्विस प्रोवाइड करते हैं, अच्छे क्वालिटी के गुड्स प्रोवाइड करते हैं, तो कस्टमर सेटिस्फेक्शन होंगे, ज्यादा गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस होगी, और ऑटोमेटिकली उससे हमारा ग्रोथ एंड डेवलपमेंट भी होगा। ठीक है, ये ऑब्जेक्टिव के साथ अपन ने प्राइवेटाइजेशन लेके आए। क्या लेके आए, प्राइवेटाइजेशन लेके आए।
इट रेफर्स टू द ट्रांसफर ऑफ एसेट्स और सर्विस फंक्शन फ्रॉम द पब्लिक सेक्टर। देखो बहुत बार इसमें दो चीजें हो सकती है, एक तो गवर्नमेंट जो पब्लिक सेक्टर में है, जो ऑलरेडी बिजनेस चल रहा है, उसको प्राइवेट सेक्टर को बेचेंगे, या तो थोड़ा बेचेंगे या तो पूरा बेच देंगे, किसी ना किसी तरीके से सेल आउट कर दे रही है, या तो फिर गवर्नमेंट क्या करती है, खुद का तो बिजनेस एज इट इज रखती है, लेकिन उस सेक्टर के अंदर, उस इंडस्ट्री के अंदर प्राइवेट सेक्टर को भी अंदर अलाउ करती है एंटर होने के लिए। क्या करती है? अलाउ करती है अंदर एंटर होने के लिए। तो इसको हम लोग बोलते हैं प्राइवेटाइजेशन। क्या कहते हैं? प्राइवेटाइजेशन। ओके, सो यस, एक बार फिर से, इट रेफर्स टू ट्रांसफर ऑफ एसेट्स और सर्विस फंक्शंस फ्रॉम पब्लिक टू प्राइवेट ओनरशिप और कंट्रोल एंड द ओपनिंग ऑफ द क्लोज्ड एरिया, जो थे बंद रखा था उन्होंने, उसको ओपन कर दिया। अभी किसके लिए? तो प्राइवेट सेक्टर की एंट्री के लिए। किसके लिए ओपन कर दिया? प्राइवेट सेक्टर की एंट्री के लिए। प्राइवेटाइजेशन कैन ऑल्सो बी अचीव्ड इन मेनी वेज, जैसे कि फ्रेंचाइजी प्रोवाइड कर दी। ठीक है, गवर्नमेंट ने अपना ही बिजनेस, अभी आज हम लोग देखते हैं कि आधार कार्ड सेंटर, फिर गवर्नमेंट के ऑनलाइन सर्विसेज जितनी भी होते हैं ना, उसके बहुत सारी जगह पे हमको ऑनलाइन उद्योग सेंटर मिलते हैं। ठीक है, कि वो एक साइबर कैफे जैसा है। तो वो गवर्नमेंट क्या करता है, उनके खुद के काम करने के लिए प्राइवेट सेक्टर को दे दिया, वो लोग करते रहेंगे, संभालते रहेंगे। ठीक है, फिर लीज पे दे देते अपना बिजनेस, 50 साल के लिए किसी को चलाने के लिए दे दिया, 100 साल के लिए किसी को चलाने दे दिया, कॉन्ट्रैक्ट बेस पे देते हैं, आप 5 साल चलाओ, प्रॉफिट जो भी वो आधा आधा करेंगे। ठीक है, या तो फिर अपना बिजनेस में शेयर्स बेच दिया गया। अपने बिजनेस में शेयर्स जब बेच देते तो वो कैपिटल मार्केट के थ्रू होता है। किसके थ्रू होता है? कैपिटल मार्केट के थ्रू। सो कैपिटल मार्केट शुड बी सफिशिएंटली डेवलप। अभी देखो बीच में कौन सी कंपनी का, IRCTC का हुआ था कि भाई वो लोग ने पहले निकालने का सोचा तो सही, ठीक है, 10%, लेकिन मार्केट में कुछ हालत ठीक नहीं थी तो 5% निकालने गए और बिका 3%। ठीक है, तो ये क्या होता है, गवर्नमेंट का IPO जब इश्यू आता है कि जब वो लिबरलाइज, प्राइवेटाइज कर रही है अपनी कंपनी को, ठीक है, तो वो कैसे कर रही है? सफिशिएंटली, मतलब उसके लिए कैपिटल मार्केट डेवलप होना चाहिए। ठीक है, सो उनका जो डिसइन्वेस्टमेंट बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं? जब पब्लिक सेक्टर अपने शेयर्स मार्केट में बेचती है तो उसको हम लोग डिसइन्वेस्टमेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डिसइन्वेस्टमेंट। ठीक है, सो वहां पे टू एब्जॉर्ब द डिसइन्वेस्टेड सेक्टर शेयर्स। लेकिन इसके एडवांटेजेस क्या है? अगर मैं प्राइवेटाइजेशन गवर्नमेंट कर रही है तो इसके बेनिफिट क्या है? सो यस, इट मे हेल्प इन रिवाइविंग द सीक यूनिट्स, जो छोटे छोटे यूनिट्स है जिनका लॉस हो रहा है, जो प्रॉफिट नहीं कर पा रहे हैं, तो उसको अगर मैंने सपोज मैं पब्लिक सेक्टर हूं, ठीक है, मेरी एक ऑर्गेनाइजेशन है, अब मैं प्रॉफिट नहीं कमा पा रहा हूं, मेरे पास पैसे भी नहीं है, मेरे को बिजनेस बंद करने के कगार पे हूं। हर बार गवर्नमेंट बेचारी पैसे डाले जा रही है, चले जा रहे हैं, पैसे थोड़ा थोड़ा डाले जा रही है, चले जा रहे हैं। अगर मैंने अपना आधा शेयर मैंने प्राइवेट सेक्टर को बेच दिया, तो वो शेयर बेचूंगा तो सबसे पहले कंपनी के अंदर पैसे आए। अब वो प्राइवेट सेक्टर वाला है तो नए जोश के साथ, एंथुसियाज्म के साथ, नए आइडिया के साथ, इनोवेशन, क्रिएटिविटी के साथ आएंगे और कंट्रोल लेंगे, मैनेजमेंट लेंगे, तो और अच्छे से वो लोग बिजनेस को चलाने ट्राई करेंगे। तो जो सिक यूनिट था, जो लॉस मेकिंग यूनिट था, अब वो धीरे धीरे रिवाइव होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो उससे क्या होगी? गवर्नमेंट की लायबिलिटी कम हो जाती है। इट हेल्प्स द प्रॉफिट मेकिंग सेक्टर को मॉडर्नाइज करो, उसके अंदर मॉडर्न चीजें, अभी SBI वगैरह तो चल रहा था, प्रॉफिट भी आ रहा था, तो उसको मॉडर्नाइज कर दिया, वहां पे टेक्नोलॉजी लेके आ गए, एक्सपेंशन कर दिया। ठीक है, और डाइवर्सिफाई किया उसके बिजनेस को। जो एक चीज के, एक बिजनेस पे फोकस थे, वो अभी ज्यादा बिजनेसेस पे फोकस करने लग गए, अपने इसमें इन्वॉल्व होने लग गए। इट हेल्प्स इन मेकिंग पब्लिक सेक्टर यूनिट्स मोर कॉम्पिटिटिव। देखो, मैं तो हमेशा बोलता हूं, शाहिद कपूर के पापा का एक मूवी है, वो मूवी तुम लोग होमवर्क देता हो, देख लेना, ऑफिस करके एक मूवी है। तो उसमें बेचारा दिखाया गया है कि एक आम आदमी अगर गवर्नमेंट ऑफिस में जाता है तो कैसे बेचारा एक जगह से दूसरी जगह भटकता रहता है, लेकिन उसका काम कभी हो पाता नहीं है। अब ये क्यों है? तो मोनोपोली है ना जब गवर्नमेंट की, तब ये ऐसा होता है, तो देयर इज नो कंपटीशन। लेकिन अब अगर प्राइवेट सेक्टर को यहां पे इन्वॉल्व कर दिया, जैसे कि इंश्योरेंस में 1999 तक, IRDA के आने से पहले तक इंश्योरेंस में मोनोपोली था पब्लिक सेक्टर का, गवर्नमेंट सेक्टर के अलावा और कोई भी, LIC फॉर लाइफ इंश्योरेंस
एंड जनरल इंश्योरेंस के लिए जीआईसी, ये दोनों के अलावा मार्केट में और कोई प्लेयर ही नहीं थे, ठीक है। तो मोनोपोली था तो सर्विस बेकार ही रहने वाली है। लेकिन आईआरडीए के आने के बाद प्राइवेट सेक्टर अंदर एंटर होने लगे। दोस्तों कुछ दिन पहले मैं एलआईसी के ऑफिस में गया था, एक तो बिल्डिंग इतनी बड़ी देख के लगा ओहो कोई मल्टीनेशनल कंपनी में आ गए हो। अंदर गया तो एक मैडम ने ऐसे ट्रे पकड़ के ऐसा पानी का ग्लास सर्व किया, यस सर हाउ कैन आई हेल्प यू। मैं हैला मैं एलआईसी के ऑफिस में आया हूं, मेरे को लाउंज पे बिठा दिया, बोलता है ये सर आपको क्या हेल्प चाहिए। मैंने बोला मेरे को ये पैसे ऐसे मेरे को रिटर्न लेने, फॉर्म लेके आई, उधर ही फॉर्म फिल किया, मेरा सिर्फ साइन लिया, बोलती है सर आप इधर ही बैठे रहो मैं आपका काम करके आती हूँ। मैं बोला बाप रे इतनी अच्छी सर्विस एलआईसी के अंदर तो क्यों मिल पाई, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर एंटर हो चुके थे। तो कॉम्पिटिटिवनेस बढ़ेगा तो पब्लिक को फायदा होगा, कॉम्पिटिटिवनेस बढ़ेगा तो एफिशिएंसी बढ़ेगी, कॉम्पिटिटिवनेस बढ़ेगा तो प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी। इट हेल्प्स मेकिंग द पब्लिक सेक्टर मोर कॉम्पिटिटिव विदाउट गवर्नमेंट फाइनेंशियल। बाद में अभी गवर्नमेंट को फाइनेंशियल बैकिंग देने की जरूरत है क्या? एलआईसी खुद ही इतने अच्छे से काम करने लग गया, अब वो ऑटोमेटिक वहां पे प्रॉफिट कमाएगी, ठीक है। कैपिटल मार्केट एंड इंटरनेशनल फोर्सेस पब्लिक सेक्टर टू बी एफिशिएंट। देखो मार्केट में जब प्राइवेट सेक्टर के पैसे लगे रहेंगे ना तो वो लोग तो छड़ी लेके खड़े रहते, प्रॉफिट क्यों नहीं आ रहा है, प्रॉफिट आना ही चाहिए, ठीक है। और अब प्राइवेट देखो पहले क्या होता था पता है, गवर्नमेंट का था, पब्लिक सेक्टर था, तो पॉलिटिकल जो पावर्स होते थे, जिनके हाथ में पॉलिटिकल पावर ज्यादा होते थे, वो लोग तो सीधी बात है अपना इन्फ्लुएंस चलाएंगे अपना काम निकलवाने के लिए। जैसे ये बैंक्स में होता था कि अगर मैं एक पॉलिटिकल पावर हूं, मेरे पास है थोड़ी पावर, तो मैं बैंक के मैनेजर को कॉल करके बोलूंगा भाई मेरा आदमी है, उसकी लोन पास होनी चाहिए, अटकनी नहीं चाहिए, चाहे उसका क्रेडिट स्कोर कितना भी खराब हो, डॉक्यूमेंट में कितना भी झोल हो। तो वो बेचारा पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस में आके वो पास कर देता है। पास तो कर दिया, 6 महीने 1 साल 2 साल बाद उसने अगर लोन पे करना बंद कर दी, अभी बैंक वाला मेरे पास आके तो मुझे कुछ बोल नहीं सकता, मैं इतनी बड़ी पॉलिटिकल पावर हूं। और फंसा कौन, नुकसान किसका, तो गवर्नमेंट का। एनपीए नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स में किसका पैसा गया, गवर्नमेंट का। तो ये पॉलिटिकल इंटरफियरेंस की वजह से गवर्नमेंट के काम करने में भी बहुत सारे नुकसान आते थे, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, तो अभी प्राइवेट सेक्टर अगर आ जाएगा तो प्राइवेट सेक्टर तो बोलेगा हेलो आपका राज नहीं है, ये आपकी सत्ता नहीं है, ये हमारा प्राइवेट सेक्टर का बिजनेस है, इधर अपना सपना मनी मनी, प्रॉफिट होगा तो ही काम होगा, प्रॉफिट नहीं होगा तो काम नहीं होगा। एफिशिएंसी नो करप्शन, एफिशिएंसी नो करप्शन की बात हो गई। तो डिसीजन मेकिंग के लिए पॉलिटिकल इंटरफियरेंस की कोई जरूरत पड़ी नहीं। अब डिसएडवांटेज क्या है, चलो प्राइवेटाइजेशन कर तो दिया हम लोग ने, लेकिन उसके कुछ डिसएडवांटेजेस भी है। तो प्राइवेटाइजेशन एनकरेजेस मोनोपोली। अभी गवर्नमेंट ने सपोज एक ही सेक्टर को या एक ही ऑर्गेनाइजेशन को अपना पूरा जितना भी इंडस्ट्री था वो पूरा का पूरा उसके हाथ में दे दिया, तो अब उसका मोनोपोली हो गया। जैसे कि एयरपोर्ट्स, इंडिया में हम सबको पता है एयरपोर्ट 1 या 2 ही लोग हैं जिनके नाम पे आज प्राइवेट सेक्टर में सारे एयरपोर्ट्स हो गए। तो धीरे 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 कुछ सालों बाद आप देखना कि एयरपोर्ट पे एंटर करने के लिए भी पैसे लगेंगे। आज जो हमको 1 रुपए में लाउंज एक्सेस मिलता है ना, उसके आगे जाके 10-10 हजार पे करेंगे फिर भी अपने को मिले ना मिले, ठीक है। तो ये मोनोपोली आ गया, ठीक है। क्यों आ रहा है, प्राइवेटाइजेशन के लिए। फिर पावर इन द हैंड्स ऑफ कुछ बिजनेस हाउसेस, बड़े बड़े उद्योगपति है, आज हम लोग देख रहे हैं कि उनके हाथ में ही सारे पॉलिटिकल पावर्स है। हम लोग देख रहे हैं क्या क्या हो रहा है वो पैसों के साथ, ठीक है। तो मोनोपोली क्रिएट हो रहा है। क्या मोनोपोली हो रहा है कि भाई कुछ बिजनेस हाउसेस रहते हैं, उनके पास ही सारे पावर्स रहते हैं, एंड दस ग्रेटर डिस्पैरिटी, अमीर अमीर होते जा रहे हैं, गरीब मेरे जैसा गरीब होते जा रहे हैं, ठीक है। इनकम एंड वेल्थ। प्राइवेटाइजेशन में रिजल्ट इन लॉपसाइडेड डेवलपमेंट। कुछ कंट्रीज के कुछ रीजन्स बहुत अच्छे डेवलप होंगे और जहां पे उनको प्रॉफिट नहीं मिल रहा है, जहां पे उनको फायदा नहीं दिख रहा है प्राइवेटाइजेशन, प्राइवेट सेक्टर को, वो लोग वहां पे एंटर ही नहीं होंगे, तो वो रीजन थोड़ा कम डेवलप रहने वाला है। द लिमिटेड रिसोर्सेज ऑफ प्राइवेट इंडिविजुअल्स कैन नॉट मीन सम ऑफ द वाइटल टास्क विच ऑल्टर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द इकोनॉमी। अब जब एक गवर्नमेंट इकोनॉमी चला रही है, वो जनरल वेलफेयर सब जगह पे इक्वल देखती है, लेकिन एक इंडिविजुअल, प्राइवेट इंडिविजुअल जब चला रहा है
तो वो अपने प्रॉफिट के बारे में देखता है, तो वो अपने लिमिटेड रिसोर्सेज को ऐसे जगह पे ही यूज करेगा जहां से उसको प्रॉफिट अच्छा खासा मिल रहा है। वो ऐसे जगह पे नहीं डालेगा जहां से उसको प्रॉफिट नहीं होगा। तो इकोनॉमी के स्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए वो ठीक नहीं होता है। शायद सर्विस सेक्टर बहुत डेवलप हो लेकिन इंडस्ट्री उसकी जगह पे उतना डेवलप ना हो, तो ये जो अपसाइड डेवलपमेंट होता है वो थोड़ा इम्बैलेंस क्रिएट कर सकता है। द प्राइवेट सेक्टर मे नॉट अपहोल्ड द प्रिंसिपल्स, उनको सोशल जस्टिस या पब्लिक वेलफेयर कोई लेना देना नहीं है। उनका एक ही नारा, अपना सपना मनी मनी। क्या होता है उनका? एक ही नारा, अपना सपना मनी मनी। जहां से मेरे को प्रॉफिट मिल रहा है वहां पे हम बिजनेस करेंगे। हमको प्राइवेट सेक्टर से कोई लेना देना नहीं है, हमको सोशल वेलफेयर से कोई लेना देना नहीं है। सो यस माय डियर स्टूडेंट्स, आई होप आज हमने जो कुछ भी किया है आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक करो, शेयर करो एंड सब्सक्राइब करो। थैंक यू सो मच माय डियर स्टूडेंट्स।